है एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनेश शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं, जिसका बेसिक लेवल हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आजकल हम स्टडी कर रहे हैं एडवांस लेवल को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप चैनल के पिछले वीडियोस को जाके स्टडी कीजिए, तभी आप हमारे आज के लेक्चर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस सीरीज में आगे आज हम बात करेंगे, हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है उसकी नेक्स्ट कैटेगरी रिलेटिव प्रोनाउन की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। पिछले लेक्चर में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टडी किया था। आज उसकी अगली कैटेगरी जो हमारी प्रोनाउन की है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम स्टडी करने वाले हैं। हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पार्ट है प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे केवल इस पार्ट को फिनिश करने में। तो आप समझ जाइए कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पे फुल अटेंशन टू दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन की जब बात होती है ना, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सेंटेंस में 2 रोल प्ले करता है। एक तो प्रोनाउन का ही रोल प्ले करता है जो इसका बेसिक काम है, दूसरा ही रोल प्ले करता है कंजंक्शन का। और कंजंक्शन आप पहले से ही जानते हैं कि वो वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स को या 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो भी क्या करता है, सेंटेंस में 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और प्रोनाउन का रोल भी प्ले करता है। प्रोनाउन का रोल क्या है, यानी कि जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन के काम है वही प्रोनाउन करता है। तो इस कैटेगरी में आज जो वर्ड्स हम स्टडी करने वाले हैं वो है हु, whom एंड दैट। अब ये जो हु एंड whom है, ये क्या होता है कि इनको हम ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा दैट है वो सबके लिए यूज होता है, चाहे वो हमारा ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबके लिए हम दैट को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हु एंड whom की। तो जो हमारा हु है वो क्या होता है, जब हमें सेंटेंस में ये सब्जेक्टिव केस होता है और जो whom है हमारा वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी कि जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम हु को यूज करते हैं, और अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम यूज करते हैं whom को। अब कैसे इसको यूज करेंगे, मैंने कुछ सेंटेंस ये ऊपर वाले आप 4 सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए, इनको आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए और उसमें एरर को आइडेंटिफाई करने की। ब्रेक करना बहुत पहले सीख चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन स्टूडेंट्स को जो हमसे आज पहली बार जुड़े हैं कि आप अगर डायरेक्टली में आज ही देखेंगे तो आप आज के लेक्चर से में आपको रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप पहले हमारे बेसिक्स को पढ़िए जहां हमने सेंटेंस को ब्रेक करना सीखा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहचानना सीखा था, तभी आप हमें आज के लेक्चर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप पहले इनको ब्रेक करके एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमें हु को पहचानना है, कहां पे हु लगेगा और कहां पे whom लगेगा। तो आइए हम इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारी वर्ब होगी हेल्प, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने बात की कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजंक्शन का भी काम करता है। तो कंजंक्शन क्या करेगा, 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। और क्लॉजेस को मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जिस एक पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें जहां पे भी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो लगा हुआ है, उसके आगे पीछे एक क्लॉज हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो हमारे सब्जेक्ट्स है और वर्ब है इनकी है नंबरिंग करना स्टार्ट कर देता हूं। तो ये जैसे ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है तो मैं ये बोल देता हूं, ये जो दे हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, हेल्प हमारा वर्ब नंबर 1 है, हेल्प टू हुम द मैन ये इसका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। उसके बाद ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मैं इसको सीधा आरपी लिख देता हूं। उसके बाद ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हर्ट हमारी मेन वर्ब है। अब ये एक वर्ब पहले आ चुकी है तो इसको मैं बोल दूंगा वर्ब नंबर 2। अब इस सेंटेंस में मुझे देखिए, यहां हमने प्रोनाउन को यूज किया है whom को। अब यहां वाले क्लोज में सब्जेक्ट भी आ गया,
वर्ब भी आ गई। सेकंड वाले हम देखेंगे कि वर्ब तो आ गई है लेकिन हमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका कोई सब्जेक्ट ही ना हो? ऐसा तो सेंटेंस में हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्लॉज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि जो हमारा हुम है वो तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी क्लॉज है, उसका जो काम है ना ऑब्जेक्ट के बगैर हो सकता है। वर्ब का काम ऑब्जेक्ट के बगैर तो चल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी वर्ब, आपको पहले से पता है कि सेंटेंस में ऐसी कोई भी वर्ब नहीं होगी जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ब का जो हमारा, इस वर्ब का हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हुम तो क्या करता है, हुम तो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हुम की जो हुम हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा और हम यहाँ पे यूज करेंगे हु को। अब हमने एक चीज यहाँ पे जो समझनी है वो ये भी समझनी है कि हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये कंजंक्शन और प्रोनाउन का काम करते हैं, तो हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि ये सेंटेंस में इनसे पहले जो वर्ड आता है उसको ये रिलेट करते हैं बाद वाले पार्ट से सेंटेंस के। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये जो हमारा जो मैन है, अभी जो हु, अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे कि दे हेल्प द मैन, उन्होंने उस आदमी की हेल्प की, हु हैड बीन हर्ट, जो कि चोटिल हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो उस मैन, इस जो मैन वर्ड है इसको रिलेट कर रहा है। इसको, जिसको वर्ड को रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड को, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं बाकी वाले पोर्शन से सेंटेंस के, उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर नाउन को, प्रोनाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। इसीलिए इनका काम है रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेट करते हैं अपने एंटीसीडेंट को सेंटेंस के बाकी वाले हिस्से से, यानी कि बाद वाले क्लोज के साथ। तो ये इसका मीनिंग था रिलेटिव प्रोनाउन होने का, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। अब आप सेकंड सेंटेंस पे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हम देखते हैं, दिस हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। इस एमआर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं थी, हमारी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। और राम क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, सो हमारा वर्ब नंबर 2 हो गया, इन हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और ये इसका पार्ट, इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा आर्टिकल होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, या पहले से पता, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका हमारी वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्लॉज है, दिस इज राम, इसमें हमारे को सब्जेक्ट भी मिल गया है और वर्ब भी मिल गई है। सेकंड वाला जो हमारा क्लॉज है, यू सॉ इन द पार्क, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी आ गया है और हमारी वर्ब भी आ गई है। यानी कि अब हमारे को सब्जेक्ट की तो जरूरत है ही। अगर हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो आप समझिए कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट की अपनी वर्ब ना हो। तो अगर हमने इसको सब्जेक्ट मान लिया तो हमारी ये जो वर्ब है ये तो यू की वर्ब होगी, तो इसको हम वर्ब कहां से देंगे, और तो कोई वर्ब सेंटेंस में अवेलेबल है ही नहीं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे हमें किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्टिव केस तो हमारा है नहीं, हु तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हु की बजाय हुम को यूज करेंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आपको मैटर समझ में आ गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, दे कॉट द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नंबर 1। हम नंबर करते रहेंगे अब, वर्ब नंबर 1 फॉर द बॉय, ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब नंबर 2, स्टॉप व्हाट, बैड, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये इसका योर होगा तो पजेसिव एडजेक्टिव, या पहले पढ़ चुके हो पर्सनल प्रोनाउन के केस में कि उनकी एक फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म भी होती है जो किसी नाउन प्रोनाउन पे पजेशन बनाते हैं। अब इसमें देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट वाला क्लॉज था, फिर वही बात हम करेंगे, सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गई है। सेकंड वाला क्लॉज हमारा देखिए, वर्ब आ गई है, ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया है। तो क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ही ना हो? सब्जेक्ट नहीं हुआ तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमें कौन से यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस वाला यूज करना पड़ेगा। लेकिन हुम क्या है, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ
पे हम whom को हटा के who को यूज करेंगे, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेक्ट हो जाएगा। दे कॉट द बॉय, उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, who had stolen your bag, जिसने कि तुम्हारा बैग चुराया था। ठीक है, अब हमारा एक और सेंटेंस है इस who और whom के कॉन्सेप्ट में, फिर हम दैट पे चलेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे गर्ल हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, इसके तुरंत बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारा दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया। अब इसका मतलब ये होगा ये जो फर्स्ट वाला हमारा सब्जेक्ट है इसको कहीं और सेंटेंस में जाके वर्ब मिलेगी। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, तो इसके बाद हमारा जो सेकंड क्लॉज है वो स्टार्ट हो गया है, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या मिला है। यहाँ पे वी है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, इसकी वर्ब होगी वर्ब नंबर 2 होगी। अब फिर से वही बात, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गई वर्ब नंबर 1 जो कि हमारी मेन वर्ब है। अभी जो गर्ल को जो वर्ब मिलने वाली थी वो यहाँ पे आ गई है, ही इज ए थीप, थीप इज भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि लिंकिंग वर्ब है ये। इज हमारा के बाद अगर कोई मेन वर्ब ना हो तो वो हमारी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, उसके बारे में कोई बात की जा रही होती है। तो ये कह रहा है कि द गर्ल इज अ थीफ वी सॉ इन द मार्केट, यानी कि जिस गर्ल को हमने मार्केट में देखा था वो एक चोर है। अब इसमें देखिए इसमें हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 आ गया और हमारा वर्ब भी आ गई। सेकंड वाले में क्या आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, सेकंड सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब भी हमारी आ गई, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, जो हमारा सब्जेक्ट भी पूरा है और हमारी वर्ब भी कंप्लीट है। तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी यहाँ पे, क्या सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने लगा दिया, सब्जेक्टिव केस लगा दिया, तो मैं वर्ब कहां से लाऊंगा, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जिसमें सब्जेक्ट को वर्ब ना मिले या वर्ब को सब्जेक्ट ना मिले। ऑब्जेक्ट हो ना हो वो एक डिफरेंट चीज है, ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, बट कोई भी केस ऐसा नहीं होगा सेंटेंस में। हम बिल्कुल फर्स्ट बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें सब्जेक्ट के पास वर्ब ना हो या वर्ब के पास सब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ हर सब्जेक्ट के पास उसकी वर्ब आ गई है, गर्ल के पास इज आ गई है, वी के पास सो आ गई है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस whom को यूज करेंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब आपको सेंटेंस में एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको 2 सेकंड में इसको समझ जाना है। 2 सेकंड में आप सेंटेंस में अपने एरर को आइडेंटिफाई करोगे। कैसे करोगे, आप सेंटेंस में देखिए, आप क्लॉजेस जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आप आगे पीछे क्लॉजेस को देखिए और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनाइए। अगर आपके पेयर कंप्लीट बन जाते हैं, जैसे 2 क्लॉज हैं तो 2 सब्जेक्ट और 2 ही वर्ब आपको सेंटेंस में मिल जाती हैं, तो आप आंख बंद करके वहां पे ऑब्जेक्टिव केस whom को लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर कंप्लीट नहीं होता है, आपको वर्ब 2 दिखाई देती है लेकिन सब्जेक्ट एक ही मिल रहा है आपको सेंटेंस में, तो आपको उसी टाइम समझ जाना है कि यहाँ पे हमें एक सब्जेक्टिव केस की जरूरत है who whom की। तो वहां पे सब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, who है, तो वहां हम इमीडिएटली who को यूज करेंगे, न कि whom को यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर बनाइए सेंटेंस में। अगर पेयर बन रहे हैं पूरे पूरे तो आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव केस ही whom लगा देंगे। अगर आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पेयर कंप्लीट नहीं बन रहे हैं, वहां पे आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आप इमीडिएटली who लगा देंगे। अब ये तो बात हुई who एंड whom की। चलिए बात करते हैं that की। that का हमने देखा कि इनको तो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करते हैं और that को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए भी, लिविंग के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, ह्यूमन बीइंग्स सबके लिए, ऑल को ये रेफर कर सकता है। आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके पास सेंटेंस देखिए, इसको हम ब्रेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 ही, वर्ब नंबर 1 स्टोल व्हाट, स्टोल द बैग, ऑब्जेक्ट नंबर 1 दैट हमारा, यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया है। आई सब्जेक्ट नंबर 2, हैड हेल्पिंग वर्ब, बॉट मेन वर्ब नंबर 2, फॉर हमारा प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जैसे दैट की बात आती है आपके दिमाग में, फिर एक और चीज आई होगी, सर दैट को हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था और दैट को हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, और अब आप दैट को रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा रहे हैं। भाई मैंने यही तो कहा था, यही तो इंग्लिश की खासियत है कि यहाँ एक ही वर्ड
डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकता है कि सेंटेंस में। ये दैट आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, दैट आपका प्रोनाउन का भी रोल प्ले करता है, प्रोनाउन में भी अलग अलग तरह के प्रोनाउन का रोल प्ले करता है, और दैट आपका कंजंक्शन का रोल भी प्ले कर लेता है। हमें अपने सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका हमारा जो पर्टिकुलर सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है उसमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का है। अब यहाँ पे मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने अपने एंटीसीडेंट को रेफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखेंगे आपने हमने दैट को यूज किया है, हमने ना तो हु को यूज किया ना हुम को यूज किया। हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एंटीसीडेंट है ही स्टोल द बैग, उसने बैग चुरा लिया जो आई हैड बॉट फॉर यू, जिसे मैंने आप तुम्हारे लिए खरीदा था। यानी कि यहाँ पे किसको रिलेट कर रहा है, इस बैग को रिलेट कर रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। उसने चुरा लिया, उसने वो बैग चुरा लिया जिसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। तो यहाँ पे रेफर कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है इस बैग को। तो ये बैग इसका एंटीसीडेंट है। और बैग क्या है, क्या ये ह्यूमन बीइंग है? नहीं, ये तो एक नॉन लिविंग आइटम है। तो हमने देखा कि जो हमारा दैट है वो अगर हमें नॉन लिविंग को रेफर करना हो, हमें एनिमल्स को रेफर करना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे दैट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेफर किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं करना था। हम यहाँ पे ही को रेफर नहीं कर रहे हैं, ही को रिलेट नहीं कर रहे हैं बाकी क्लोज से, हम यहाँ पे बैग को रेफर कर रहे हैं, बैग को रिलेट कर रहे हैं कि वो बैग जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था उसे वो चुरा ले गया। तो यहाँ पे बैग को रेफर किया जा रहा है, इसलिए ये एक नॉन लिविंग आइटम है और उस नॉन लिविंग के हम यूज करेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। द मैन एंड द डॉग। अब एंड यहाँ पे कंजंक्शन आ गई है, तो ये दो नाउन को जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट क्लॉज के हमारे दो सब्जेक्ट हो गए इस बार, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया। अब आप ये समझ लीजिए ये जो हमारे सब्जेक्ट है फर्स्ट क्लॉज के, इनको जो है अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो बाद में कहीं मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारी वर्ब नंबर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ये तो, और ये हमारी V2 वर्ब नंबर 2 होगी सेकंड वाले क्लॉज की। क्रॉसिंग व्हाट, क्रॉसिंग द रोड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक और वर्ब आ गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हिट हमारी मेन वर्ब, ये हमारी V1 होगी जो मैन एंड डॉग के लिए थी। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको फर्स्ट क्लॉज में, लेकिन क्योंकि ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो ये एक ही वर्ब लेंगे। यहाँ पे ये सेपरेट नहीं है, ये जुड़े हुए कंजंक्शन से, तो उनके लिए हमें एक ही वर्ब से काम हमारा चलेगा। तो यहाँ हमने देखा कि द मैन एंड द डॉग वर हिट, इनकी यहाँ पे हमको मिल गई वर्ब who were crossing the road। अब मैंने यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है वो मैंने यूज किया who। अब ये who किसके लिए है, अपने एंटीसीडेंट के लिए है, यानी कि डॉग के लिए, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है तो इसका एंटीसीडेंट अकेला डॉग नहीं है, इसका एंटीसीडेंट मैन भी है। अब मैं ये कहूँ कि यार who तो है वो तो लिविंग के लिए यूज होता है, तो आप कहोगे मैन के लिए तो यूज हो गया, लेकिन दूसरा इसका एंटीसीडेंट डॉग भी तो है, क्या डॉग को रेफर कर पाएगा? डॉग को तो नहीं कर सकते आप। ह्यूमन बीइंग्स, ये हमारा जो है ये तो एनिमल्स में आ गया, इसके लिए तो हमें दैट को यूज करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि अच्छा मान लीजिए हमने डॉग को तो रेफर कर दिया दैट से, फिर हमारा जो मैन है उसके लिए क्या करेंगे, वहां पे हमें हु या हुम चाहिएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को भी रेफर करना हो, हमें एनिमल्स को भी रेफर करना हो, या हमें नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करना हो, तो उन सब के लिए वन फॉर ऑल जो हमारा है, फॉर ऑल, वो हम दैट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हु को हटा के रिलेटिव प्रोनाउन दैट को यूज कर लूंगा कि द मैन एंड द डॉग दैट वर क्रॉसिंग द रोड, जो कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, वर हिट, उनको हिट कर दिया गया किसी चीज के द्वारा। तो ये हमारे यहाँ पे सेंटेंस बन गया। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे पास दो चीजें आ जाए, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाए और नॉन लिविंग थिंग्स या कोई दूसरी चीजें आ जाए, एनिमल्स आ जाए, अगर मुझे सब उनको पेयर को रेफर करना हो जो कि अपोजिट हो, तो वहां पे मैं हु हुम की कंफ्यूजन से हटके क्या यूज करूंगा, दैट प्रोनाउन को यूज करूंगा
जो कि वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, कंजंक्शन का काम नहीं करेगा, प्रोनाउन का काम नहीं करेगा और अपने एंटीसिडेंट को प्रॉपर्ली रिलेट भी कर देगा बाद वाले क्लोज के साथ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।